नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आशा करते होंगे आप सभी अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और मैंने जितने भी निबंध थे वो अपने यूनिट 9 के जितने भी यूनिट थे, यूनिट में जितने भी लगे निबंध थे, मैंने सारे निबंध डाल दिए हैं। ये अब आखिरी निबंध बचा हुआ था संस्कृत और सौंदर्य, जो नामवर सिंह का निबंध है। तो मैंने जितनी भी निबंध हैं वो सारे लगभग डाल दिया है। जितनी मैंने यूनिट 7 में लगी कहानियाँ थी, 21 की 21 कहानियाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं। वो थोड़ा ये हो सकता है कि टाइटल चेंज हो सकता है, कभी पीजी में लगी है, जैसे परिंदे है मेरी पीजी में भी लगी थी तो मैंने वो पहले ही वीडियो डाल दी थी। लाल पान की बेगम मैंने पहले डाल दी थी, उसने कहा है, तो ये मैंने पहले ही डाल दी है। वो नीचे जा कर के आप जब देखेंगे तब आपको मिल जाएंगी। सारी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं, सारे निबंध पढ़ चुके हैं और यूनिट 10 में कराने वाली हूँ। अब ये लास्ट निबंध बचा हुआ था जिसको आज मैं कंप्लीट करा दूंगी। आपकी यूनिट 9 जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो आज मैं संस्कृत और सौंदर्य चल रही हूँ, जो नामवर सिंह का निबंध है। तो चलिए देर न करते हुए इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको कवर कराएंगे। कॉपी पेन लिख कर बैठिएगा, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको नोट करते हुए चलिएगा। कुछ अलग से बिंदु बनते हैं, उनको मैं अलग से भी बता देती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 9 में लगा हुआ है निबंध संस्कृत और सौंदर्य। तो संस्कृत और सौंदर्य यह निबंध जो है दूसरी परंपरा की खोज में संकलित है। जो दूसरी परंपरा की खोज जो 1982 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1982 में। 1982 में मतलब इसका प्रकाशन हुआ था। दूसरी परंपरा की खोज में जो है कुल कितने 8 निबंध और संकलित हैं, जिनके नाम हम अभी बताएंगे। 8 निबंधों को हम देख लेंगे। कभी कभी पूछ लेगा कि दूसरी परंपरा की खोज में कौन सा निबंध नहीं लगा है, या इनको क्रम से लगाने के लिए भी दे देता है। तो ये निबंध जो हम बताएंगे 8 निबंध, इनको नोट करते हुए चलेगा। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस पेपर लगा के देखा होगा, सॉल्व करो तो आपको खुद ही पता हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाता है कि कैसे प्रश्न पूछते हैं। तो दूसरी परंपरा की खोज में जो 8 निबंध लगे हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला है दूसरी परंपरा की खोज, दूसरा है ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, तीसरा है अस्वीकार का साहस, चौथा है प्रेमा पुमर्थो महान, और पांचवा है भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोकधर्म, छठा है संस्कृत और सौंदर्य, सातवां है तुम खलु कृति, और आठवां है ब्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये ब्योमकेश के नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जाने भी जाते हैं। इनका एक निबंध भी है ब्योमकेश दरवेश। तो अब देर न करते हुए निबंध की ओर चलते हैं। जितनी भी निबंध में महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होंगी उनको मैं नोट डाउन कर अंडरलाइन कर दूंगी और आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ऐसे क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम में हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे प्रारंभ की जो लाइनें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमने पहले भी कहा है, तो उनको सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। ये क्या है? अशोक के फूल, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है। तो क्या है? अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, वो क्या कह रहे हैं? अशोक के फूल के सिर्फ एक फूल की ही नहीं, भारतीय संस्कृत का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? इन्होंने लिखा भी है अशोक के फूल निबंध, उन्होंने लिखा भी है। पहली बार उन्हें यह अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पल्स, एक एक पक्षी, ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होती हैं प्रारंभ की, जितनी भी निबंध की प्रारंभ की, चाहे निबंध हो, नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, आत्मकथा हो, जो भी है, प्रारंभ की पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अशोक की भी अपनी स्मृत परंपरा है। आम की, अब ये अशोक के फूल पहले आ गया तो इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि इसको अशोक के फूल का ही बता देंगे, तो ये गलती ना करिएगा। ये संस्कृत और सौंदर्य जो नामवर सिंह का निबंध है उसमें से ये शुरुआत है, ठीक है। आम की भी है, बकुल की भी है, बकुल एक वृक्ष का नाम है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है
उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? अब तो खैर हिंदी में फूलों पर ललित लेख लिखने वाले कई लेखक निकल आए हैं। क्या कह रहे हैं कि हिंदी में भी कई लेखक निकल आए हैं, ललित लेखक, जो फूलों पर लिख रहे हैं। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन कहने की आवश्यकता ही नहीं है, अशोक के फूल आज भी अपनी जगह कालिदास के प्रेमी पंडितों को पहली बार इस रहस्योद्घाटन में अवश्य ही धक्का लगा होगा कि जिस कवि को वे अब तक अपनी आर्य संस्कृत का महान गायक, ठीक है, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, कि जिस कवि को वे अब तक के अपनी संस्कृत के आर्य संस्कृत का महान गायक समझते आ रहे थे, वह गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्येतर जातियों के विश्वासों और सौंदर्य की कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। ठीक है, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कर दिया, नोट कर लीजिएगा। वैसे तो भारत को महामानव सागर, यहाँ भी महत्वपूर्ण है कि भारत को महामानव सागर कहने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर एक अरसे से यह बतलाते आ रहे हैं कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण है। किंतु यही संदेश अशोक के फूल के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ और ही थी। क्या इसीलिए ही कि यह मनोजन्मा कंदर्प के धनुष से छूटा है? फूल की मार कितनी गहरी हो सकती है, इसका एहसास कराने के लिए अशोक के फूल के ये दो वाक्य काफ़ी है कि देश और जाति की विशुद्ध संस्कृत केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ विशुद्ध है, और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृत की शुद्धता, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है। ठीक है, यहाँ तक महत्वपूर्ण है। प्रकृति वर्णन करने के लिए ही नहीं, यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि संस्कृत दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। अब तो भारत की सामासिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए। दिनकर जी की संस्कृत के 4 अध्याय, इसका भी उल्लेख आया है किसमें, संस्कृत और सौंदर्य में, नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला। किंतु जैसे कि अज्ञे का कथन क्या है? अज्ञे ने लिखा है कि काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृत की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृत पर ही खोज में लगे थे। ठीक है, यहाँ तक। लेकिन संस्कृत की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उसकी संग्राहकता को नहीं। संस्कृत का चिंतन करने वाले किसी भी विद्वान के सामने यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया मिश्रण की नहीं है। संस्कार नाम ही इस बात को स्पष्ट कर देता है। यह मानना कठिन है कि संस्कृत की ही यह परिभाषा दिनकर की जानी हुई ही नहीं 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला। किंतु जैसा कि अज्ञे ने लिखा है कि काव्य की पड़ताल में दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन उनका संस्कृत की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृत पर ही खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृत की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उसकी संग्रहता को नहीं। संस्कृत का चिंतन करने वाले किसी भी विद्वान के सामने यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया मिश्रण की नहीं। संस्कार नाम से ही इस बात को स्पष्ट कर देता है। यह मानना कठिन है कि संस्कृत की यह परिभाषा दिनकर की जानी हुई नहीं थी। उनका जीवन भी कहीं उस मिश्रता को स्वीकार करता नहीं जान पड़ता था जिसकी वकालत उन्होंने की। तब क्या यह संदेह संगत नहीं कि उनकी अवधारणा एक वकालत ही थी, दृष्टि का उन्मेष नहीं है, और अगर वकालत ही थी तो उनका मुवक्किल क्या समकालीन राजनीति का एक पक्ष नहीं था जिसके संस्कृति कर्णधार स्वयं ही मिश्रता का सिद्धांत नहीं मानते थे, लेकिन अपनी स्थिति दृढ़तर बनाने के लिए उसे अपना रहे थे। स्मृत लेख यहाँ तक महत्वपूर्ण था, जहाँ से मैं अंडरलाइन कर रही थी, ये महत्वपूर्ण है। किससे लिया गया? स्मृत लेखा से। ठीक है, इस मिश्र संस्कृत की राजनीति से द्विवेदी जी कितने अलग
थे उनका प्रमाण है। अब द्विवेदी जी का भी जिक्र आया है, ठीक है। अलग है कि स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद जब से क्या है कि राष्ट्रीय स्तर से अनुमोदित और प्रोत्साहित नीति के रूप में सामासिक संस्कृत का बोलबाला हुआ, ठीक है। द्विवेदी जी ने इस विषय पर लिखना लगभग बंद कर दिया, यहाँ तक महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है कि वे मिश्र संस्कृत के वकील ना थे और ना एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास में से तथ्य बटोरने ही गए थे। उन्होंने तो उस अनुभूति को वाणी दी जो अपने अतीत के साहित्य को पढ़ते और कलाकृतियों को देखते समय अंतर्मन में उठी थी, और इस बात से तो संभवतः आगे भी इनकार ना करेंगे कि द्विवेदी जी के लिए वह एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि दृष्टि का उन्मेष था। इसीलिए जब द्विवेदी जी कहते हैं कि सब कुछ विशुद्ध है, अब द्विवेदी जी क्या कहते हैं, सब कुछ विशुद्ध है, तो तुरंत यह बात भी जोड़ते हैं कि शुद्ध है केवल मानव जाति की जिजीविषा, ठीक है। यहाँ तक महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण बोल सकते हो आप। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि अज्ञेय जहाँ संस्कृत की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहाँ द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण है, अज्ञेय जी क्या संग्राहकता की हिमायत करते हैं तो वो त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। कौन? द्विवेदी जी। अशोक के फूल में, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अशोक के फूल में ही उसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक दृष्टा की तरह मानव जाति की निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ देखते हुए वे कहते हैं कि मानुष की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृत के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। यहाँ तक महत्वपूर्ण था। संघर्षों से मानुष ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इसीलिए द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक मिश्र संस्कृत तैयार करने की समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृत है और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जाए। इस दृष्टि से यदि दिनकर की मिश्र संस्कृति की एक राजनीति जो अज्ञेय की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृत भी किसी और राजनीति के अनुसंग से बच नहीं जाती, जब वे कहते हैं कि संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, तो उसमें एक मूल संस्कृत का अस्तित्व पहले से ही स्वीकार कर लिया गया है, जो किसी प्रभाव से पहले विशुद्ध है, आकस्मिक नहीं है। कि अज्ञेय द्वारा स्थापित वत्सल्य संधि, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्या है, अज्ञेय द्वारा स्थापित वात्सल्य निधि की हीरानंद शास्त्री के स्मारक व्याख्यान माला के प्रथम आयोजन में प्रकाशित भारतीय परंपरा के मूल स्वर में डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे भी लगभग ऐसे ही शब्दों में सामासिक संस्कृत का विरोध करते हैं। यहाँ तक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर पांडे, अब यहाँ से भी, अब ये डॉक्टर पांडे फुल नाम इनका गोविंद चंद्र पांडे है, ठीक है। डॉक्टर पांडे यह स्वीकार करते हैं कि विज्ञान, प्रविधि और भौतिक उपादानों के स्तर से नाना प्रकार के समाज में आदान प्रदान अनायास ही चिरपरिचित है और इन साधनों का उपयोग समाज को प्रभावित करता है। यहाँ तक महत्वपूर्ण है। किंतु इसके साथ ही वे यह भी मानते हैं कि क्या मानते हैं, अतर्क्य भावों, अब यहाँ से अंडरलाइन कर लें, अतर्क्य भावों और अनुभूतियों और आध्यात्मिक उपलब्धियों के स्तर पर संस्कृतियों का वास्तविक मिलन अत्यंत कठिन होता है। यहाँ तक महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर इस विमर्श का निष्कर्ष यह है कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित सामासिकता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती है और इस क्षेत्र में वह भारत की कोई विशेषता नहीं है। सवाल यह है कि सभ्यता और संस्कृत की जिन दो यूरोपीय अवधारणाओं को डॉक्टर पांडे, वही गोविंद चंद्र पांडे का ही उल्लेख है,
पांडे ने भारत की संस्कृति को विवेचन के लिए अपनाया है। उनका संबंध सभ्यता से है या संस्कृत से। आदान प्रदान यदि सभ्यता के ही क्षेत्र में संभव होता तो फिर भारतीय चिंतन में ये पाश्चात्य अवधारणाएं कैसी शामिल हो गई। वस्तुतः अवधारणा के रूप में संस्कृत को ही स्वीकार करने के साथ ही डॉक्टर पांडे ने यह स्वीकार कर लिया कि संस्कृत के क्षेत्र में भी आदान प्रदान होता है। फिर भी जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित सामाजिक संस्कृति का विरोध डॉक्टर पांडे ने किया है, उससे किसी अन्य पक्ष की राजनीति की वकालत न मानना अज्ञेय के लिए भी कठिन होगा। तर्क वही है जिसका इस्तेमाल उन्होंने दिनकर के संदर्भ में किया है। यदि दिनकर की सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीति के एक पक्ष से होता तो स्वयं अज्ञेय और गोविंद चंद्र पांडे की विशुद्ध संस्कृत का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता था। शुद्ध होने से ही वह राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती। द्विवेदी जी की दृष्टि में संस्कृत का यह आग्रह भी एक प्रकार का मोह है जो बाधा उपस्थित करता है। संस्कृत में निहित जिस संस्कार की ओर अज्ञेय ने संकेत किया है उसकी अर्थवत्ता से द्विवेदी जी अपरिचित हैं, या तो स्वयं अज्ञेय भी न स्वीकार करेंगे। फिर भी उन्हें यह देखकर आश्चर्य न होना चाहिए कि उन्होंने अक्सर इस संस्कार को भी बाधा माना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म, ठीक है, साहित्य का मर्म 1948 में शीर्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, साहित्य का मर्म 1948 में शीर्षक व्याख्यानों में उनका जोर इसी बात पर है कि विवेक के परिष्करण के लिए किए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के अर्थ ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं। अतः संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है। संस्कार शब्द अच्छे अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धा प्राण होता है और प्राचीन काल से ही संबंध होने के कारण कुछ ऐसी अवधारणाओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है जो जब शुरू हुई होंगी तो निश्चय ही उपयोगी रही होंगी, परंतु बाद में उनकी उपयोगिता घिस गई और वे रूढ़ि मात्र रह गई। ऐसे संस्कार सब समय बेहतर मानव पट भूमिका पर खरे नहीं उतरते। इन कालगत संस्कारों की चर्चा करने के बाद वे उन देशगत और जातिगत संस्कारों की ओर से भी संकेत करते हैं जो अन्य देश और अन्य जाति के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने में बाधक होते हैं। प्रसंग यद्यपि साहित्य का है, फिर भी संस्कार की यह भूमिका संस्कृत के क्षेत्र में भी स्वीकार की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कार के उल्लेख मात्र से संस्कृत के क्षेत्र में दृष्टिगत होने वाली संकीर्णता का परिहार नहीं हो जाता है। संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृत के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणत वर्जनशीलता में होती है। यह वही वर्जनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृत के बहुत से हिमायतियों को अभिमान है। हमारे यहाँ वाला ब्रह्मशस्त्र इस वर्जनशील अहंकार की उपज है जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता था। बहुत क्लेश होने पर भी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में उन्होंने लिखा, क्या लिखा? आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक यूरोपियन मतवादों को धकिया देने के लिए भारतीय आचार विशेष का मत उद्धृत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास को घोषित कर देते हैं कि हमारे यहाँ यह बात इस रूप में मानी या कही गई है मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार उपस्थापित कर सकता है मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही कोई आचार्य हुआ है और दूसरे या तो है ही नहीं या है तो भी एक ही बात मान बैठे हैं। यह रास्ता गलत है। किसी भी मत के भविष्य में भारतीय मनीषा ने गडलिका प्रवाह की नीति का अनुसरण नहीं किया है। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर भी पढ़ा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका 129 पृष्ठ पर है। पंडितों की समझ का यह इकहरापन द्विवेदी जी की दृष्टि में एक बड़ी बाधा है। इस संकीर्ण इकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृत की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनः सृजन किया। भारतीय संस्कृत के अंतर्गत आर्येतर जातियों के अवदान की उल्लासित चर्चा का कारण यही है। यदि इस प्रयास में कहीं आर्य श्रेष्ठता के अहंकार को ठेस लगती है तो द्विवेदी जी इस बात से चिंतित नहीं दिखते। वस्तुतः एक दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है जिसका प्रयोजन मुख्यतः पंडितों की इकहरी परंपरा की संकीर्णता का निदर्शन है। प्रसंग द्विवेदी जी के इस प्रयास की
एक परंपरा हिंदी में पहले भी दिखाई पड़ती है। एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद, अब जयशंकर प्रसाद क्या है यहाँ से अंडरलाइन कर लिया, जयशंकर प्रसाद को भी ऐसे ही भारत व्याकुल लोगों से पाला पड़ा था, जिनके जवाब में कवि को काव्य और कला तथा रहस्यवाद आदि निबंध लिखने पड़ते थे। नए काव्य लोगों की प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें भारतीयता की दुहाई सुनाई पड़ी है और काव्य और कला निबंध का आरंभ ही इस प्रकार होता है कि भारतीय वाङ्मय के रुचि संबंधी विचित्रताओं को बिना देखे ही अत्यंत शीघ्रता से आजकल आमुख वस्तु भारतीय है तथा भारतीय संस्कृत की सुरुचि के विरुद्ध है कह देने की परिपाटी चल पड़ी है। यहाँ तक महत्वपूर्ण है। प्रसाद ने भी यह लक्षित किया था कि ये सब भावनाएं साधारणतः हमारे विचारों की संकीर्णता से और प्रधानता अपनी स्वरूप विस्मृतियों से उत्पन्न है। यह संकीर्णता और स्वरूप विस्मृतियों अपनी परंपरा के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से ही दूर हो सकती है, किंतु प्रसाद ने अनुभव किया कि इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसी पाश्चात्य साहित्य में है वैसी भारतीय साहित्य में नहीं। उनके पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक ही सौंदर्य अनुभूति संबंधिनी विचारधारा का क्रम विकास और प्रतीकों के साथ साथ उनका इतिहास तो है ही, उससे अच्छा साधन उनकी अविच्छिन्न संस्कृत एकता भी है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य नहीं है। बीच बीच में इतने अभाव या अंधकार काल है कि उनमें कितनी ही विरुद्ध संस्कृतियां भारतीय रंग स्थल पर अवतीर्ण और लोप होती दिखाई देती है, जिन्होंने भारतीय सौंदर्य अनुभूति के प्रतीकों को अनेक प्रकार की विकृत करने का ही उद्योग किया है। अपनी परंपरा के इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद प्रसाद ने रहस्यवाद, ठीक है, प्रसाद का रहस्यवाद इंपॉर्टेंट है, रहस्यवाद शीर्षक निबंध से सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। इस परंपरा का आरंभ भी ऋग्वेद से होता है। किससे होता है? रहस्यवाद का। आप पूछ सकते हैं कि रहस्यवाद का शुरुआत आरंभ कहाँ से हुआ, तो ऋग्वेद से हुआ है। किंतु यह आर्यजन की यह परंपरा है जिसके प्रतिनिधि इंद्र हैं और इसमें काम की पूर्ण स्वीकृति है। वह वरुण के अधिनायकत्व से विकसित होने वाली असुर परंपरा से सर्वथा भिन्न है, जो विधि विधान और विवेक को विशेष महत्व देती है। प्रसाद ने इन दोनों परस्पर विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजक रूपरेखा प्रस्तुत की है और कहने की आवश्यकता नहीं है, उनकी दृष्टि में जीवन में काम को पूर्णतः स्वीकार करने वाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्य है। अथच काम में भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण यह कहना कठिन है कि द्विवेदी जी प्रसाद द्वारा निरूपित आनंदवादी परंपरा से किस हद तक परिचित थे, किंतु तत्वतः यह वही परंपरा है जिसका श्रेय वे गंधर्व नाग द्रविड़, ठीक है, किनका उल्लेख है, गंधर्व नाग द्रविड़ आदि आर्यतर जातियों को देते हैं। अब यहाँ से अंडरलाइन करें, विचार और वितर्क 1945 में संकलित अपने एक आरंभिक निबंध हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध में लिखा है कि सबसे अधिक आर्यतर संस्रव साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। अजंता के चित्र, सांची, भरहुत आदि में उत्तीर्ण चित्र और मूर्तियां आर्यतर सभ्यता की समृद्धि के परिचायक हैं। महाभारत और कालिदास के काव्यों की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों दो चीज हैं, एक में तेज है, द्रप्ता है और अव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में लालित और माधुर्य है और व्यंजना की छटा है। महाभारत में आरुपादान अधिक है। कालिदास के काव्य में आर्यतर जिन लोगों ने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुशीलन किया वे जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्यतर उपादान है और कवियों तथा नाटक में उनका कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ता है। पता चला है कि सांची, बरहुत आदि के चित्रकार यक्षों के नागों की पूजा करने वाली एक सौंदर्य प्रिय जाति थी जो स्वभावतः उत्तर भारत से लेकर असम तक फैली हुई थी। बहुत सी ऐसी बातें कालिदास आदि कवियों ने इन सौंदर्य प्रेमी जातियों से ग्रहण की है जिनका पता आर्यों को न था। कामदेव और अप्सराएं उनकी देव देवियों सुंदरियों के पदाघात से अशोक का पुष्पित होना उनके घर की चीज है। अलकापुरी उनका स्वर्ग है। इस प्रकार की अन्य अनेक बातें उनसे और उन्हीं की तरह अनन्य आर्यतर जातियों से महाकवि ने ली है। यहाँ तक अंडरलाइन के लिए जो महत्वपूर्ण थी। इसी क्रम में आगे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, अब नाट्यशास्त्र में क्या कहा गया है के बारे में भी उसके आर्यों
भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में आर्यों की विद्या न मानने वाले मत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि शुरू में एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा के नाट्यवेद नामक 5वें वेद की सृष्टि की थी। अगर आर्यों वेदों से इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है इस कथा की जरूरत ना हुई होती। वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में ही दिखाए जाते थे, उनमें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्धन है। प्रथम संस्करण पृष्ठ कितना है 186 से 187 तक। आर्यतर अवदान की इस सूची में यदि भक्ति द्रविड़ उपजी और अभीरों के आराध्य बालकृष्ण तथा देवी राधा को जोड़ ले तो हमारी परंपरा से में सुंदर माना जाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आर्यतर ना हो। एक भक्ति काव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि क्या क्या सुंदर, अंतर केवल यह है कि प्रसाद जिसे आर्यों के एक समुदाय की परंपरा कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे ही भिन्न आर्यतर जाति का अवदान मानते हैं। फिर भी एक बात में उभयत्र समानता है कि हमारी परंपरा में जो भी सुंदर है वह आर्य नाम से प्रचारित मिथक से भिन्न है। इस मिथ की आर्य से इतनी चिढ़ है कि इसके ध्वजाधारियों को सुंदर से परहेज है। जैसा कि प्रसाद ने राष्ट्रवाद शीर्षक निबंध में स्पष्ट लिखा है कि आनंद पथ को, उन्होंने क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट है प्रसाद जी की लाइन, कि उन्होंने कहा है कि आनंद पथ को उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है। इसीलिए वे इस बात को स्वीकार करने में डरते थे कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है। ज्ञान से वे अज्ञान से मनुष्य उसी खोज में लगा है। अज्ञान से मनुष्य उसी खोज में लगा है। अति महत्वपूर्ण पंक्ति है। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर आनंद और उसके पथ के लिए जो जनरों फैलाया है वही उसे अपनी वस्तु कहकर स्वीकार करने में बाधक है। इसीलिए नैतिकतावादियों को प्रत्युत्तर देने के लिए प्रसाद ने यदि सुंदर की परंपरा को अपनी ही परंपरा के अंदर आर्यतर तत्वों के अभिन्न मिश्रण के रूप में विवेचित किया है। एक की परंपरा और दूसरे की प्रति परंपरा दो दिशाओं से चलकर एक ही बिंदु पर मिलती है। थोथे नैतिकतावाद के विरुद्ध सुंदर की प्रतिष्ठा, सुंदर को ही लेकर यह सारा विवाद इसीलिए है। जैसा कि प्रसाद ने कहा है कि प्रसाद जी ने क्या कहा है, संस्कृति बोध विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। यह आकस्मिक नहीं है कि भारतीय संस्कृति के नाम पर नैतिकता की ध्वजा फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य को तो किसी प्रकार सह लेते हैं पर नारी सौंदर्य के सामने आंखें चुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल जी, अब शुक्ल जी का कथन क्या है। शुक्ल जी, लोकमंगल में प्रकृति के सौंदर्य के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादी की कौन कहे, स्वयं विद्यापति और सूर जिससे भक्त कवियों का नारी सौंदर्य भी ग्रह नहीं है। ठीक है, ये यहाँ तक अति महत्वपूर्ण है। आनंद और माधुर्य को लोकमंगल की सिद्धावस्था का गौरवपूर्ण पद देकर उन्होंने साधनावस्था का मार्ग अपनी ओर से सर्वथा निष्कंटक कर लिया है, क्योंकि साधना के मार्ग में माधुर्य से बाधा पहुंचने की आशंका है। संभवतः ऐसे ही पूर्वग्रह का प्रत्याख्यान करने के लिए द्विवेदी जी ने अपनी साहित्य साधना के आरंभिक सोपान पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ ही प्राचीन भारत का कला विलास 1940 नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर परिवर्धित रूप में प्राचीन भारतीय के कलात्मक विनोद नाम से छपी। किस नाम से छपी? कला विनोद को प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के नाम से छपी। प्राचीन भारत में प्रचलित कलाओं लगभग 100 संदर्भों का तथ्यात्मक विवरण उपस्थित करने से पहले कलात्मक विनोद में द्विवेदी जी ने आरंभ में ही यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा कि विलासिता और कलात्मकता, विलासिता एक ही वस्तु नहीं है। थोथी विलासिता में केवल भूख रहती है, नंगी विभुक्ष पर कलात्मक विलासिता संयम चाहती है, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है। सो कलात्मक विलास किसी जात के भाग में सदा सर्वदा नहीं जुड़ता। इसके लिए ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, त्याग चाहिए और भोग का सामर्थ्य चाहिए, और इससे बढ़कर ऐसा पौरुष चाहिए जो सौंदर्य और सुकुमारता की रक्षा कर सके। परंतु इतना ही काफी नहीं है। इस जात में जीवन के प्रति ऐसी एक दृष्टि
प्रतिष्ठित होनी चाहिए, जिससे वह पशु सुलभ इंद्रिय प्रवृत्ति को और बाह्य पदार्थों को ही समस्त सुखों का कारण न समझने में प्रवीण हो चुकी हो। उस जाति की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा बड़ी और उदार होनी चाहिए और उसमें एक ऐसा कौलीन्य गर्व होना चाहिए जो आत्म मर्यादा को समस्त दुनिया की सुख सुविधाओं से श्रेष्ठ समझता हो और जीवन के किसी भी क्षेत्र में असुंदर को बर्दाश्त न कर सकता हो। जो जाति सुंदर की रक्षा और सम्मान करता नहीं जानती, वह विलासी भले ही हो ले पर कलात्मक विलास उसके भाग्य में नहीं बदा होता है। तो ये भारतीय संस्कृत और सौंदर्य निबंध जो है आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके आगे का निबंध मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।